हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं कुछ ज़बरदस्त लाइनों के साथ। हौसला कम ना होने दो, उसे हासिल करने की कोशिश करो। हौसला कम ना होने दो, उसे हासिल करने की कोशिश करो। उम्मीद ख़त्म ना होने दो, हकीकत में बदलने की कोशिश करो। अगला कुछ इस प्रकार से है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल तक पहुंच पाते हैं। तो इन्हीं इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, गोले की त्रिज्या की मापन में त्रुटि 1% है, इसके आयतन की गणना में त्रुटि कितनी होगी। ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। ये प्रश्न पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा गया है। ठीक, इस प्रश्न का आंसर होगा 3%। आइए समझते हैं कैसे होगा। देखिए, हम क्या जानते हैं, हमने पढ़ा है गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। ये सभी लोगों ने पढ़ा है। ये गोले का क्या होता है, ये गोले का आयतन होता है। इसके पश्चात मुख्य पैमाने का अल्पतम अंश वरीयर, मुख्य पैमाने का अल्पतम अंश वरीयर, मुख्य पैमाने का अल्पतम अंश वरीयर होता है, उसको हम लोग दर्शाते हैं 3R से या फिर 3A से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो कि आयतन में जो प्रतिशत त्रुटि होगी वो कैसे निकालोगे। इसका फार्मूला हो जाएगा 3R। 3R क्या, 3 आपको ऑलरेडी दे रखा है और R की परसेंटेज आपको ऑलरेडी दे रखी है, 3 × R%। इस प्रकार से 3 को पता ही है, इसकी परसेंटेज 1 है, तो आंसर हो जाएगा 3%। अगर मान लो क्वेश्चन में त्रिज्या में 2% दे रखा होता तो आंसर हो जाता है 6। मान लो ये 10 दे रखा होता तो आंसर हो जाएगा 30। इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 0.310 इंटू 10⁻³ में सार्थक अंकों की संख्या क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा गया है फिजिक्स में। सार्थक अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक वो अंक होते हैं, मतलब कहने का ये मतलब जो घात के रूप में व्यक्त किए जा सके, मतलब जो घात के रूप में व्यक्त हो। तो हमने देखा यहाँ पर जो घात है वो 3 है, तो इस प्रकार से यहाँ पर सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, सार्थक अंक यहाँ पर 3 हो जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, कार्य का CGS मात्रक है, पॉलिटेक्निक 2013 में ये पूछा गया है। देखिए, कार्य का CGS मात्रक होता है अर्घ। एक अर्घ होता है 10⁻⁻7 होता है, शायद नहीं, कंफर्म शायद नहीं, कंफर्म होता है 10⁻⁻7 अर्घ के बराबर होता है। ठीक है, और कार्य का वैसा मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है वैसे जूल, वो होता है CGS, वो ऐसा ही पद्धति का मात्रक होता है कार्य का क्या, जूल। अगर हम इसका CGS पद्धति मात्रक की बात करें तो वो होता है अर्घ। ठीक है, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, बल का CGS मात्रक क्या है। सभी जानते हैं डाइन होता है। और बल का SI मात्रक क्या होता है, SI मात्रक सभी को पता है न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन, क्योंकि इसकी खोज न्यूटन नामक एक साइंटिस्ट थे, उसने की थी। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहे हैं यहाँ पर, P तथा Q वाले दो सदिशों के अधिकतम तथा न्यूनतम परिणामों का परिणामी 3.1 के अनुपात में है, तो निम्न में से कौन सा संबंध होगा। पॉलिटेक्निक 2007 में ये प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, आपको यही समझना है P तथा Q में क्या संबंध होगा। संबंध होगा कि जो P की वैल्यू है, P बराबर होगा 2Q के। समझिए कैसे होगा। देखिए,
आर महत्तम आर न्यूनतम, मतलब P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू इजिकल्स टू हमारे पास 3 दे रखा है 3:1। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको जब हल करेंगे, हल करने के पश्चात P बराबर हमारा 2Q मिल जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, सदिश राशि है, सदिश राशि कौन सी है? पॉलिटेक्निक 2005 में ये प्रश्न आया है, पॉलिटेक्निक 2005 में ये प्रश्न हमारा पूछा गया है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। सदिश राशि कौन सी राशि होती हैं? वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती हैं। ठीक, तो सदिश राशि यहाँ पर वेग है ना, वेग। बी बराबर फार्मूला सभी ने पढ़ा होगा, बी मतलब वेग, चाल बराबर दूरी बटे समय, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। दूरी बटे के समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, दो समान वेक्टरों का परिणामी शून्य है, उनके बीच का कोण कितना हो? मतलब दो समान वेक्टर है, मान लीजिए एक P वेक्टर है, एक P1 वेक्टर है, वेक्टर। ठीक है, एक हमारा P2 वेक्टर है। P2 क्या है? वेक्टर के रूप में ये वेक्टर कहलाता है। उनके परिणामी जब शून्य हो तो उनके बीच का कोण क्या हो सकता है? उसके बीच का कोण होगा 180। ये क्वेश्चन याद करने वाले हैं, ये याद करने ही पड़ेंगे। फिजिक्स के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन मैं लेकर नहीं आया हूँ, सिर्फ थ्योरिकल क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न, दो सदिशों के परिणामी का मापांक निर्भर करता है। दो सदिश है, मान लीजिए कोई हमारा ए सदिश है, ए वेक्टर कोई सदिश है, और दूसरा हमारा है बी वेक्टर कोई सदिश है, तो इनका मापांक किस पर निर्भर करेगा? दोनों सदिशों के परिणाम पर, दोनों सदिशों के बीच के कोण पर, ए और बी दोनों पर। तो यहाँ पर ए और बी मतलब उनके परिणाम आर पर भी निर्भर करेगा जो सदिश होगा। ठीक है, और उनके बीच के कोण थीटा पर भी निर्भर करेगा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप लोग, दो बल P1 और P2 का परिणामी P2 से 90 डिग्री पर स्थित है। इसका परिणामी P2 के समान है, परिणामी जो P1, इसका परिणाम P2 के समान है, P1 का परिणाम क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपका 2018 में पूछा गया था, PDF में मिस्टेक हो गई है। इसका आंसर होगा ये सी वाला, √2 अंडर रूट के अंदर 2 और P2, ये इसका आंसर होगा। आइए इसका सलूशन हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर देखना, ज़रा ध्यान से गौर फरमाना। P1 बा P2 का परिणामी P2 के लंबवत है, मतलब जो tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 90 डिग्री, वो आप यहाँ पर लगा लोगे। बराबर हमने फार्मूला बताया था P1 sin थीटा अपॉन P2 P प्लस P cos थीटा। यहाँ थीटा1, यहाँ थीटा P1 और P2 के मध्य का कोण है। ठीक है, इस प्रकार से P2 प्लस P1 cos थीटा इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा 0, क्योंकि tan 90 की वैल्यू 0 होती है। तो cos थीटा की जो वैल्यू मिलेगी, यहाँ से आप cos थीटा निकालोगे तो माइनस का P2 अपॉन P1 बन जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात हमने फार्मूला पढ़ा होगा सभी लोगों ने, परिणामी R बराबर अंडर रूट के अंदर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 इंटू P2 cos थीटा। यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, तो हमने R बराबर P2 रख देंगे। इस वाले समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, जो R की वैल्यू है वो P2 हम यहाँ पर रख देंगे। जैसे ही हम P2 रखेंगे तो हमारे पास P2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 इंटू P2 cos थीटा के स्थान पे थीटा की वैल्यू लगाएंगे, माइनस का P2 अपॉन P1। अब यहाँ से देखना, ये एंगल है, एंगल से एंगल हम लोग काट देंगे। उसके पश्चात क्या बचेगा, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने R2 बराबर
R बराबर हमने P2 रखा, उसके पश्चात हम इतना पा जाएंगे। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। जैसे ही हम इसका वर्ग करेंगे फिर हमारा अंडर रूट है वो हट जाएगा। इसके पश्चात बचेगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस 2P माइनस का 2P2 स्क्वायर, है ना। इस वाले चिन्ह से आप इसे काट सकते हो। उसके पश्चात हमारे पास बचेगा P1 का मतलब P1 बराबर अंडर रूट के अंदर 2 और हमारा बचेगा P2, ठीक है। अंडर रूट हटा रहे हैं ना तो वो सिंबल ऐसे आएगा ना, तो अंडर रूट में आ जाएगा। तो हमारा P1 की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 2 इंटू P2। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी वाला बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, दो सदिशों का परिणामी न्यूनतम होगा जब उनके बीच का कोण कितना हो। दो सदिशों के बीच का कोण कितना हो कि उनका परिणामी न्यूनतम होगा। उसके बीच का कोण होना चाहिए पाई। पाई का मतलब उनके बीच का कोण 180 डिग्री हो, तभी उनके परिणामी न्यूनतम हो सकते हैं। इसी बेस पर दूसरा क्वेश्चन आ गया, दो सदिशों का परिणामी अधिकतम कब होता है, जब उनके बीच का कोण कितना हो 0 डिग्री हो, और न्यूनतम कब होता है जब उनके बीच का कोण 180 डिग्री हो, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, एक बहारहीन गुब्बारे में 250 ग्राम जल भरा है, तो जल में इसका भार कितना होगा। हालांकि क्वेश्चन हमसे दे दिया कि एक बहारहीन गुब्बारा है जिसमें 250 ग्राम जल भरा है, तो जल में इसका क्या भार होगा। भाई 250 ग्राम जब जल भरा हुआ है, वो पहले ही क्वेश्चन बोल रहा है कि बहारहीन गुब्बारा है, इसका मतलब यहाँ पर भाई उसका जो भार होगा वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहीं पर सॉल्यूशन करूँगा विद्युत ट्रिक से। यदि किसी सतह पर लगने वाले बल को दुगना कर दिया जाए, मतलब F को हम क्या कर रहे हैं 2F बना रहे हैं, सुनते रहना, तथा सतह के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए। क्षेत्रफल एरिया को हम लोग कितना कर रहे हैं 1/2। अभी क्वेश्चन का आंसर आएगा विद इन सेकेंड के अंदर, चैलेंज है ये। तो प्रारंभिक दाब का कितना गुना होगा, सभी लोग जानते हैं P बराबर, सभी लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है F/A। F की वैल्यू कितना है, दुगना F है, और ये कितना है 1/2 है। तो J वाला 2 ऊपर जाएगा, मतलब 2 गुणे 2 = कितना आ गया 4। तो यहाँ पर 4 वाला ऑप्शन बिल्कुल बेटा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, स्थिर द्रव के किसी बिंदु पर द्रव दाब सभी दिशाओं में होता है। कैसा होता है, सभी दिशाओं में कैसा होता है, समान, बट वो स्थिर द्रव होना चाहिए। ये टॉपिक हमको अच्छे से कवर करना होगा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, विद्युत ऊर्जा नापने का यंत्र है, क्या है। ये पॉलिटेक्निक 2010 में बूझा गया है, ठीक है। सन को आप लोग याद करना किस सन में बूझा गया है। विद्युत ऊर्जा किसके द्वारा मापा जाता है, वह मापा जाता है वाट घंटा मीटर के द्वारा। अगला प्रश्न, विद्युत ऊर्जा का मान होगा, क्या होगा। पॉलिटेक्निक 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा, I² RT। समझ में आ गया क्या होगा, I²। तो यहाँ पर ए वाला विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा, I² × R × T, ठीक है। अगला प्रश्न है, बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी होती है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2013 में आया है, हो सकता है 2020 में ये प्रश्न आ जाए,
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ये शायद क्वेश्चन सभी लोग जानते होंगे। आर्गन और नाइट्रोजन, ये दो गैसें ऐसी होती हैं जो बल्ब में प्रयुक्त की जाती हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, सही संबंध है। पॉलिटेक्निक 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है हमसे सही संबंध क्या है। वाट बराबर वोल्ट बटे एम्पियर, 1 वाट बराबर 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, सभी लोग जानते हैं। पी बराबर फार्मूला होता है वी इंटू आई, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज हम आपको सारे फार्मूले बता देते हैं, पी के कितने फार्मूले होते हैं, ठीक है। पी बराबर फार्मूला होता है W बटे के टी, और पी बराबर हमने अभी बताया पी बराबर फार्मूला क्या क्या होती है। हमने बताया था पी बराबर फार्मूला होता है एक W बटे के टी, ठीक है। एक होता है पी बराबर फार्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, कांच का अपवर्तनांक यानी कि n बराबर हमारे पास दे रखा है 3 बटे के 2। कांच हवा की सतह के लिए, मतलब कांच हवा की सतह के लिए G&A के लिए क्रांतिक कोण कितना होगा। प्रश्न पूछ रहा हमसे क्रांतिक कोण का मान कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली आपको क्वेश्चन में ही दे रखा होगा कि जैसे यहाँ पर दे रखा है कि साइन 42 डिग्री की वैल्यू कितना है 2 बटे के 3। तो हम कुछ नहीं सोचेंगे, हम तो अपने दिमाग से सोचेंगे कि 42 डिग्री दिया है, इसका मतलब क्रांतिक कोण की वैल्यू 42 डिग्री ही होगी। पॉलिटेक्निक 2013 में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। n की वैल्यू हमारे पास 3 बटे के 2 दे रखी है। हमने फार्मूला पढ़ा है n बराबर होता है फार्मूला 1/sin c। इस बेस पर न्यूमेरिकल आते हैं c sin c, तो sin c बराबर हो जाएगा 2 बटे के 3। और इस प्रकार से हमारे 2 बटे 3 वैल्यू दे रखी है साइन 42 की, साइन से नेगलेक्ट हो जाएगा, तो c की वैल्यू आपकी तो 42 डिग्री आ जाएगी। इस प्रकार 42 डिग्री वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 72 डिग्री के कोण पर झुके हुए 2 समतलों में बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। ये समतल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, इसके लिए फार्मूला है, इसको हम सॉल्व करा के आगे बताएंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। इसका फार्मूला होता है n बराबर 360 अपॉन थीटा माइनस 1। इसको हल करके हम लोग बताएंगे आगे, ठीक है। एक देखिए इसका सॉल्यूशन, इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, प्रतिबिंबियों की संख्या n बराबर 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। 72 पंजे 360 होता है, 5 में से हम -1 करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य समतल दर्पण से 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहा है। एक मनुष्य है जो समतल दर्पण से 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहा है। वह अपने प्रतिबिंब से जिस वेग से दूर भाग रहा है, वह अपने प्रतिबिंब से कितनी वेग से दूर भाग रहा है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर समतल दर्पण की जहाँ भी बात की जाए और वहाँ हमसे वेग पूछ लिया जाए,
कोई मनुष्य भाग रहा हो, मनुष्य चल रहा हो, दौड़ रहा हो, तो वहाँ पर जो वेग दे रखा होता है उस वेग का हम लोग क्या कर देते हैं, दुगना कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा 3 है तो 3 इंटू, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, 2 इंटू वी, ये इसका फार्मूला हो गया। अब 2 हमारे पास पता है, इसका फार्मूला होता है 2 इंटू वी, और आपके पास 3 दे रखा है इसका वेग, तो 2 इंटू 3 इज टू हो जाएगा, 2 तरीके 6 वाला हाँ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। मनुष्य के प्रतिबिंब का वेग बराबर फार्मूला दिया है 2v, तो आपका समझ में आता होगा 2 इंटू वी की वैल्यू है 3 इंटू 2 इजिकल्स टू 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए वाला यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।